नमस्कार मित्रों। आज हम देश को बेहतर बनाने के लिए सीबीआईटी संस्था के निदेशक श्री अशोक त्यागी जी, श्री केडी यादव जी और इसके अलावा श्री सचिन गोयल जी, श्रीमती अनीता मुकिल गोयल जी, दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी, साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे जो कि देश को बेहतर बनाने वाली संस्थाएं भी कार्यरत हैं। आप देख रहे हैं डीपी न्यूज और वंदे भारत की ओर से इस खास जानकारी जो कि देश हित में है। अक्सर हम आसपास की खबरें, देश की खबरें आम जनमानस तक पहुंचाते हैं कि देश को बेहतर बनाने के लिए, राज्य को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। किस तरह से अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, इस पर बहुत अच्छी तरीके से निदेशक महोदय सीबीआईटी संस्था के श्री अशोक त्यागी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्तर पे काम कर रहे हैं। और बता दें कि सीबीआईटी संस्था दिल्ली में इसका मुख्यालय श्री केडी यादव जी के द्वारा संचालित यह संस्था बहुत देश के अलग अलग राज्यों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अपराध नियंत्रण से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था तक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार टीम कार्य कर रही है। मित्रों, यहाँ पर हम एक चीज साझा कर रहे हैं आज, क्योंकि देश जिस हिसाब से आज़ादी के बाद से और आज तक यानी 2026 तक की बात करें तो जाति और धर्म के हिसाब से देश के हर नागरिक को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाल ही में एक यूजीसी जो लॉ लागू होने वाला था, इससे कहीं ना कहीं युवाओं को या समाज में एक असुरक्षा का भाव भी जाना जा सकता है। और हमारे लिए पहला देश है, यानी कि हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं और सबका अधिकार समान होना चाहिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने भारत की भूमि पे जन्म लिया है तो कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं, मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। यानी हम इंसान हैं और हमारी दो जातियां हैं, इंसान में स्त्री और। जब ध्यान से सुनना इस चीज, क्योंकि अक्सर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह से प्रलोभन दिया जाता है, ये आम जनमानस को और गरीबी और भ्रष्टाचार के ऊपर ले जाने का प्रयास है। हमारी जो टीम सीबीआईटी संस्था और इसके अलावा भी हमारे जो एनजीओ संस्था हैं जो लगातार समाज को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं, और सोशल मीडिया हैंडल को मैं देख रहा हूँ, इसमें बड़ा गर्व भी होता है कि हमारे साथ इतने विद्वान लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी राय समाज के प्रति, देश के प्रति, आम नागरिक के प्रति कितनी अच्छी है। तो इसी क्रम में मैं बताता हूं कि देश में एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाना बहुत जरूरी है जिससे कोई भी भ्रष्टाचार न कर सके, अपराध न कर सके, गलत एक्टिविटी न कर सके। क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आम आदमी तो कमजोर स्थिति में जा ही रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ये तो जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं। और जो भारत की जनसंख्या है ये वोट तक सीमित रह जा रही है, क्योंकि हमारा सरकार जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। देश में सबके लिए कानून व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, और जब एक कानून व्यवस्था होगी, सख्त कानून, उसमें क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या प्रशासनिक अधिकारी और क्या आम इंसान, क्योंकि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और इससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी
जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचेंगी। जिसको आवश्यकता है उसको सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा, यानी भ्रष्टाचार पे सीधा सीधा रोक रहेगी। लेकिन सरकार के द्वारा जिस तरह से आरक्षण की नीति बनाई जाती है, ये सिर्फ वोट बैंक की एक राजनीति बनती जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भारत पिछड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दूं, चाइना भारत की आबादी से अधिक है और उसका क्षेत्रफल भी भारत से 3 गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हो इस चीज को। लेकिन हमसे अच्छी स्थिति में चाइना है। उसका कारण है वहां की कानून व्यवस्था। यानी भारत की कानून व्यवस्था की वजह से आज देश की जो स्थिति है वह आप भली भांति समझ सकते हो कि आम आदमी कहां पर खड़ा है। मैं आम आदमी की बात करना चाहूंगा। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म जाति से ऊपर सोचने का, विचारने का प्रश्न है। अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये जातिगत समीकरण इस सरकारों का वोट बैंक दिखलाता है, जो कि सरासर गलत है। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। हमें आपस में लड़ाने का प्रयास सरकारों द्वारा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हर काम अपना महत्व रखता है। यानी कि कोई स्वीपर का काम करता है तो स्वीपर यानी सफाई का काम भी समाज में अपना अलग महत्व रखता है। तो काम का सम्मान होना चाहिए, हर काम का सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। सीबीआईटी संस्था लगातार इस पर काम कर रही है। श्री अशोक त्यागी जी, श्री सचिन गोयल जी, विनीत मिश्रा जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं अपराध को कम करने के लिए। यदि आपके आसपास कुछ भी गलत दिखता है तो तुरंत आप चुप न रहें, पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। आज राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के अनेक राज्यों में कई बच्चे, कई लोग गायब भी हो रहे हैं और ये हर साल होता है। आखिर ये गायब कहाँ हो रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो इन सब पे जब तक हम खुद भारत के लोग जब तक जागरूक नहीं बनेंगे, अपने आसपास की एक्टिविटी पे नजर नहीं रखेंगे, तब तक ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि कारण है हमारा कमजोर कानून व्यवस्था। दूसरे नंबर पे हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारे जो संस्था के लोग हैं, टॉप लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि देश के अंदर एक शिक्षा बोर्ड गठन हो, एक शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रूप से हो। भाषा हिंदी या क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, अंग्रेजी भाषा भी हो सकती है, लेकिन बोर्ड एक हो, शिक्षा एक हो, पाठ्यक्रम एक हो। और बेसिक शिक्षा के बाद यानी कि हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है। किसी को कला के क्षेत्र में है, किसी के क्षेत्र में, किसी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किसी को मैकेनिकल के क्षेत्र में, किसी को बहुत सारी चीजें हैं। अपनी अपनी कला का या अपनी अपनी टैलेंट दिखाने का अवसर बनता है, यानी उसमें वो महारत रखते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है कि व्यक्ति पढ़ते वो उसका साइड जो टैलेंट है वो साइड बन जाता है। हम चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा के बाद जो अनिवार्य शिक्षा बन जाए बेसिक शिक्षा, और उसके बाद जिस व्यक्ति में जो टैलेंट है उस टैलेंट की ही वो पढ़ाई करे और उसमें मास्टरी हासिल करे, ताकि स्वयं यानी आत्मनिर्भर होकर भी काम कर सके और सरकार के साथ भी मिलकर काम कर सके। दो ऑप्शन दोनों अच्छे हैं। यानी शिक्षा वो होनी चाहिए जो स्वयं के काम भी आ जाए और देश को बेहतर बनाने के काम भी वह शिक्षा है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक की जो स्थितियां हैं वो शिक्षा का स्तर भी घटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए प्राथमिकता हर व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं हो सकता है, हर कोई इंसान आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकता है। इसलिए कार्य सब महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना बेसिक शिक्षा के बाद उनके टैलेंट के हिसाब से उनको शिक्षा का पाठ्यक्रम चुनने में मौका दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। यानी आरक्षण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए।
और आर्थिक तौर से कमजोर लोग, यानी आज भी देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जहां पर वक्त का रोटी का साधन भी नहीं मिल पाता। तो हम साफ कहते हैं कि ऐसे परिवार या ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पे आज भी कमजोर हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण पोषण, यानी कि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, निःशुल्क, और रोजगार पूरक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए ताकि वो खुद का समूह बनाकर रोजगार कर सके। अगर उनमें टैलेंट है तो वो टैलेंट देश के सामने ला सकते, उसके लिए वो शिक्षा के आधार पर उनको सरकार आगे बढ़ाए, लेकिन आरक्षण के माध्यम से नहीं। यानी साफ और शुद्ध विचार कि जिसमें कुछ करने की क्षमता वो आगे बढ़े, किस कहां तक आगे बढ़ सकता है वो डिपेंड खुद पे निर्भर करता है। तो हम इस तरह से आरक्षण यदि समाप्त होगा तो व्यक्ति समाज के अंदर एक तालमेल बनेगा, आपसी भाईचारा बनेगा और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमारी कानून व्यवस्था, जो ठोस कानून व्यवस्था बनेगी, अपराधों में कमी आएगी, ड्रग्स बिकने से रुकेगी, माफिया घबराएंगे। जिस तरह से जमीनों की फ्रॉड रजिस्ट्री हो जाती है, इसमें जो कठोर कानून बन जाए तो ये सब बंद होगा, देश तरक्की करेगा। एक टैक्स, यानी देश के अंदर हर व्यक्ति, आज अगर कोई गरीब भी है तो वो भी टैक्स भर रहा है किसी न किसी रूप में। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति साइकिल खरीद रहा है और वो बिल्कुल आर्थिक तौर पे कमजोर है, लेकिन जीएसटी इत्यादि के बिल उसको पेड करने पड़ेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई कमजोर व्यक्ति है तो टैक्स माफ होना चाहिए, यानी कि जिसकी आमदनी के हिसाब से टैक्स होना चाहिए, यानी कि हर चीज के ऊपर टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। इससे भी देश आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, कमजोर वर्गों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो देश के आम जनमानस के हित में। बड़ा दुख होता है कि भारत आज 1.5 अरब से ज्यादा की जनसंख्या वाला देश होते हुए आज भी यहाँ पर 80 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री का राशन दिया जाता है। आप सोच सकते हो कि 1.5 अरब होने के बाद 80 करोड़ यानी 50% से ऊपर लोगों को फ्री का अनाज निःशुल्क दिया जाता है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि आज हम देश में कहां पर। गौर करें, 1945 15 अगस्त 1945 जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आज़ादी के समय भी हम अर्थव्यवस्था में इतने डाउन नहीं थे। उस समय डॉलर और रुपए की वैल्यू लगभग बराबर थी, और आज देश की जनसंख्या 1.5 अरब पार करने के बाद भी देश 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन वितरण कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि देश तरक्की कर रहा है या देश गरीब होता जा रहा है। प्रश्न साफ है कि गरीब गरीब होता जा रहा है। जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। कमजोर कानून होने की वजह से हर जगह भ्रष्टाचार, यानी छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब इस कानून, अगर सख्त कानून नहीं बनाया जाता तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। इसलिए 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान दिल्ली में सभी आम जनमानस देश के कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस प्रकार से सरकार अपनी मर्जी से कानून बना रही है बिना लोकहित के, यानी कि पब्लिक के वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है और हर वोट की कीमत है, यानी कि आम जनमानस के वोट से सरकार नियुक्त होती है। तो सरकार को भी चाहिए कि वो आम जनमानस के हित में रख करके कानून बनाए।
हमारा साफ उद्देश्य है कि हम देश को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे कानून, सख्त कानून की भारत में सख्त आवश्यकता है, जिससे अपराध करने से लोग डरें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने और शिक्षा युक्त भारत बने। इस आरक्षण के चक्कर में आपसी तालमेल बिगड़ रहे हैं, जाति धर्म के आधार पे तालमेल बिगड़ रहे हैं। तो मेरे सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप सभी 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हों और इस जो हमारे देश के हित के लिए बहुत जरूरी है कानून व्यवस्था, इस पर हम लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में किसी भी विषय यानी किसी कानून को लेकर या किसी भी कानून की चर्चा के बाद, उसको बिल पास करने के बाद ही आगे उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी आज तक जो सरकारें रही हैं, इन्होंने अभी तक इन कानूनों में कोई खास जनहित के कार्य नहीं किए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि विगत समय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून की धाराओं को अंतर यानी परिवर्तन किया, लेकिन यह काफ़ी कम है। यानी कि देश को बेहतर बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, तो शिक्षा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको स्वास्थ्य की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। और ये आप देख रहे होंगे, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निजी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का फ्री इलाज, मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी आफत क्या लगी, यानी कि हम जो सरकार जिसको बनाते हैं, हम सब जिसको आम लोगों ने वोट देके सरकार बनाया है, क्या सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति सुधरनी चाहिए कि नहीं? प्रश्न ये होता है। अगर सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति अच्छी की होती, उनके ऊपर काम किया होता, तो निजी हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत क्या पड़ती? और इस योजना में भी बड़ा फ्रॉड है। इस आयुष्मान योजना में भी निजी अस्पताल अपने मनमर्जी लूट रहे, जिसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी की जेब, यानी जो भी योजनाएं होती हैं वो आम आदमी के टैक्स से होती हैं। तो देश किधर जा रहा है आप समझ सकते हो। ऐसे ही स्मार्ट मीटर ये निजी कंपनियों को दिए जाने के बाद सरकार अपने आप से पल्लू झाड़ रही है, ये भी गलत है। जैसे मोबाइल फोन, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, और आप याद कीजिए एक समय ऐसा भी था कि जब हर व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं था। लेकिन आज ऑफिस से लेकर घर तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर काम इंटरनेट से हो रहा है, ये अब हम भली भांति जानते हैं। और इंटरनेट जो कंपनियां हैं, वो जो रिचार्ज होता है हमारा फोन का, वो कभी भी बढ़ा सकती है, यानी सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, बढ़ा सकती है। यानी सरकार ने जो सरकार की योजना है उसको निजी हाथों में देखकर कहीं ना कहीं आने वाला समय वो निजी कंपनियां अपने अनुसार देश को चलाएंगी, यानी वो महंगा कर सकती है प्रॉफिट कमाने का, तो आम आदमी की सुनवाई कहाँ होगी। इसी प्रकार से जो स्मार्ट बिजली की मीटर हैं, यह भी सरकार ने निजी कंपनियों को दी है। तो जब स्मार्ट मीटर होगा तो वो पैसा कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कंपनी बढ़ा सकती है, तो फिर इससे आम जनमानस को फायदा होगा या नुकसान, आप खुद समझ सकते हो। यानी कि देश की जनता सरकार को चुनती है और सरकार हर प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है। ये भी बड़ा सवाल है, प्रश्न वाला सवाल। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए देश को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है
और जब देश में जागरूकता रहेगी, लोगों में जागरूकता रहेगी, तो वो अपना वोट भी समझ के करेगी और आने वाले समय में देश बेहतर बनेगा। तो आइए आप सब लोग मिल करके 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक साथ मिलकर के इस मिशन का हिस्सा बने। इसी के साथ मैं अशोक त्यागी जी के साथ सचिन गोयल जी, के.डी. यादव, अनिता मुकिल गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ। श्री दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ। सुरेश पाल जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ में डीटीपी न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ। वंदे भारत टीम की धन्यवाद करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस मुहिम के हिस्सा बने और इस देश के लिए कुछ न कुछ तो बेहतर करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी पूर्वक, शांतिपूर्वक ये मांगे रहेंगी, क्योंकि देश को बेहतर बनाना हर राजनीतिक दल, पार्टी यही चाहती हैं कि हम अपने क्षेत्र को बेहतर बनाएं, अपने क्षेत्र के लिए हम लोग कार्य करें। तो क्यों न सब राजनीतिक दल भी इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ये कानून लागू होते हैं तो आम हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। इसमें ये नहीं है किसी एक व्यक्ति को या सवर्ण को फायदा मिलेगा या किसी अन्य वर्ग को फायदा मिलेगा। सभी लोग इस भारत के लोग हैं और इसमें जाति धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। सबको इसका लाभ मिलेगा। यानी आर्थिक तौर पे जो कमजोर होंगे उनको सीधा सीधा सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण पोषण और रोजगार पूरक पाठ्यक्रम के लिए पूर्ण शिक्षा को मुफ्त में देगी। तो सब विचार हमारे एक साथ एक मंच के साथ हैं। आरक्षण पूर्ण तरह से बंद। तो ये आम आदमी का सवाल है और देश के हित में सवाल है। आइए मिलें हम एक साथ 26 तारीख मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में इस मिशन को कामयाब बनाएं और उम्मीद है कि आप लोग इस मिशन का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।